देखिए बच्चों, आपका एक क्वेश्चन है, एक जो आपका डाउट था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस वाई एक्सिस में क्या दे रखी है पोटेंशियल और एक्स एक्सिस में क्या दे रखी है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बिलियर्ड बॉल्स। कोलिजन कैसा है बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो देखो कोई भी दो बॉल है, 1 सेकेंड में एक बॉल लेके आती हूँ, 1 मिनट। देखो बच्चों, आपके पास ये दो बॉल है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए दो बॉल है। ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। तो आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या होती है कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा किसी भी तरीके से, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये बॉल जैसे धीरे धीरे पास लाएंगे, इनको ऐसे आएंगे। ठीक है, कोलिजन हो, कोलाइड होगा, और परफेक्टली इलास्टिक है तो कोलिजन होकर फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनको पास लेके आएंगे, जब हम इन बॉल्स को आपस में पास लाएंगे, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो ये डिस्टेंस क्या है r, ये इनकी रेडियस 2r, तो ये डिस्टेंस क्या बन गई बच्चों आपकी 2r। अब जैसे जैसे इनको और पास होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि F क्या होता है बच्चों, -dv/dx या dr। F क्या होता है, -dv/dr। मतलब फोर्स डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी करता है आपके पास। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, du/dr याद होगा आप लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी विद द फोर्स के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि बॉल्स में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो ये जैसे अट्रैक्शन के कारण एक मैक्सिमम फोर्स तक कंप्रेस होगी ऐसे, और फिर एकदम से दूर जाएगी। कोलिजन हुआ, मैक्सिमम ऐसे हुआ और फिर ये दूर हुआ। अब जैसे जैसे ये पास आ रही है, ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है जैसे जैसे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, आगे हम वैसे 6 यूनिट में पढ़ेंगे, मास के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो -gmm/r, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस r के। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आपका 6 यूनिट में आएगा वैसे ड्राइव के लिए, पर फिलहाल इतना ध्यान रखो। वैसे पता लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ क्या करेगी बच्चों, वेरी करेगी। ठीक है, जैसे आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पता है कि हाइट के साथ वेरी करती है, वो होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, आपको ध्यान है mgh। ठीक है, अब दो बॉडी जब आपस में ऐसे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो उनके बीच में भी है पोजीशन के साथ, सरफेस के साथ, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरीके से निकालते हैं, वो डिस्टेंस के साथ क्या करती है बच्चों, वेरी करती है। अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे पास आएगी, जैसे r जैसे जैसे कम होगा पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो देखो जैसे जैसे ये पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये कॉन्टेक्ट में आई तो ये वाली सिचुएशन बढ़ गई। अब जैसे जैसे ये अंदर, ये सेंटर हो गया, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से, अब जैसे जैसे ये दूर जाएगी बिल्कुल कंप्रेस होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इनके बीच में। ठीक है, देखो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई है तो आपके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस एक दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, इसके इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो जैसे जैसे पास आएगा तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां पे, चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में बात करी जाए तो। ठीक है, तो आपके पास ये एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और एकदम से मैक्सिमम लगा और फिर दूर जाएंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनी कि जब वो पास आए, जब वो पास आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये सिचुएशन क्या कहती है, पहली सिचुएशन कि 2r के बाद जैसे जैसे हम 2r से दूर जा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, 2r जैसे जैसे कम हो रहा है, 2r जैसे जैसे कम हो रहा है, गुड मॉर्निंग बेटा, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। अब यहाँ आ जाओ, इसके अंदर 2r के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे 2r से इधर, 2r से इधर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और 2r से इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब कि ये यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और पास आ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो ये कर्व भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, इसके अंदर देखो, यहाँ तक 2r पे तो ठीक है, 2r से ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, 2r से जैसे जैसे इधर आए तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक बढ़ी, 2r से जैसे जैसे इधर आए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, और उसके बाद फिर क्या करी, घट रही है। मतलब कि जैसे जैसे टच हुए तो बढ़ रही है, बात ठीक है यहाँ तक, लेकिन जब वो पिच के तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, लेकिन बढ़नी चाहिए उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी तो। ठीक है, देखो r जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो ये वाली कर्व भी क्या होगी, गलत होगी। अब यहाँ आ जाओ, ये भी ऑब्वियसली बात गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है। अब इसमें आओ, इसमें देखो, अगर मान ले ये वाली पॉइंट एक बार इधर से मानू मैं,
तो इस वाली सिचुएशन में भी क्या हो रहा है 2r, और 2r से जैसे इधर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कांस्टेंट। ये पहली वाली कर्व वाली सिचुएशन बन रही है कि 2r तक तो ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी घट गई, ठीक है। अब लेकिन 2r से जैसे अंदर गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, तो ये वाली कर्व भी गलत हो गई। अब यहाँ आ जाओ, इसमें 2r है, अब 2r से जैसे जैसे इधर आए, ठीक है, जैसे वो पिच की तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ तो रही है। 2r से इधर आते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो दिस कर्व इज राइट। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात आई समझ में या नहीं आई, बताइए। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये ऐसे है तो जैसे जैसे पास आएंगे टच करेंगे तो 2r तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। अब और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा इनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, तो ये ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब 2r से कम पे जैसे जैसे डिस्टेंस होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो 2r से कम पे पोटेंशियल एनर्जी इसी केस में क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। बाकी सारे केस में क्या हो रही है, किसी में कांस्टेंट है, किसी में डिक्रीज हो रही है। बताइए क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों, क्लियर? तो आप लोग एक छोटा सा डाउट था तो डिस्कस हो गया, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके। हम क्या पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ मास। अब हम सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे वो, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, शोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट ओ पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे लाई करेगा यूनिफॉर्म डिस्क का, ठीक है। फ्रॉम विच होल ऑफ द रेडियस ऑफ r/2 हैज बीन कट आउट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यहां से आपके पास ये पूरी रेडियस क्या है इसकी r, इसकी पूरी रेडियस क्या है r। यहां से r/2 रेडियस, r/2 रेडियस का एक सर्कल कट करा और यहां रख दिया राइट साइड में, लेफ्ट से कट करके और राइट साइड में रख दिया, ठीक है। जिस ये r/2 यहां से कट करा तो यहां पे ये रख दिया, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो अब सेंटर ऑफ मास डिस्क क्या होगा, जैसे ये डिस्क है, ठीक है, इसका पार्ट में ये सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म एक्सिस एक्सिस पे है ये, ठीक है। अब इसका ये पार्ट यहां से कोई रेडियस r/2 का r/3 का कोई भी कट कर दिया, यहां से कट कर दिया और यहां लगा दिया, तो आपके पास पता है बैलेंस पोजीशन डिस्टर्ब होगी, तो सेंटर ऑफ मास तो चेंज हो गई। तो कह रहे कि बताइए कि आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पे होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो अब, मैंने कहा था एरिया के कंसेप्ट से भी कर सकते हो और मास के कंसेप्ट से भी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, यहां से कट करके यहां रख रहा है तो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग क्या बनेगा, m, मास का फॉर्मूला m1r1, ठीक है, m r1, टोटल रेडियस का मास क्या m है, और ये जो कट करा इसका मास क्या मान लेती हूँ मैं स्मॉल r, माइनस mr प्लस mr डिवाइडेड बाई m माइनस m प्लस m। ये मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो कट करा उसके लिए मैंने माइनस कर दिया, ऐड करा यहाँ पे लगाया उसके लिए मैंने उसको प्लस कर दिया आपके पास, ठीक है। इसकी पूरी रेडियस r, इसको कैपिटल R लिख लो, ठीक है। इसकी रेडियस स्मॉल r है तो इसको मैंने स्मॉल r से इंडिकेट कर दिया। तो देखो पूरे सर्कल का रेडियस कितना है आपके पास, m है, पूरे सर्कल का रेडियस कितना आपका m। अब ये यहां से देखो ये पूरा सर्कल है, अब ये यहां से इतना पार्ट कट कर रहा है, ये इतना, तो इसका मास कितना होगा
m/2 तो ये पूरा मास कितना हो जाएगा m/4, इसका पूरा r/2, ये इतना r/2 रेडियस का, पूरी रेडियस r थी तो देखो इसका ये पार्ट कट कर रहा है ये, तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि ये 1/4 पार्ट कट कर रहा है इतना, ये रेडियस r/2 हो जाएगी यहाँ तक की, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों m/4, कितना हो जाएगा m/4, और पूरे का मास है, ये सेंटर पे था तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 प्लस माइनस मास m, इसका मास कितना हो गया m/4, स्मॉल m मास कितना हो जाएगा m/4, इसका कोऑर्डिनेट कितना है r/2, लेकिन देखो लेफ्ट साइड में है ना तो माइनस का r/2 प्लस m/4 इंटू प्लस का r/2, जब ये इधर लगाया, जब ये इधर पे लगाया तो ये प्लस हो गया, और इधर से कट करा तो डायरेक्शन क्या नेगेटिव, तो क्या ले लिया माइनस का r/2 डिवाइड बाई m, माइनस का m/4 प्लस का m/4, तो ये इससे कैंसिल, ये 0 क्या आया mr/8 प्लस mr/8 बराबर m से m कैंसिल, क्या बना 2r/8, कितना आया r/4। इसको एरिया के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, मैं उससे भी करके दिखाती हूँ, फिलहाल इसको इतना नोट करिए जल्दी से। करके दिखाओ एक बार, ये m/4 नहीं समझ आया तो बताओ कैसे लिखा, एक बार लिखो, देखो m/4 कैसे है वो बता देती हूँ, डायरेक्ट हो सकता है किसी को नहीं समझ आया तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ कैसे है m/4। देखो पूरे सर्कल का मास कितना है ये नोट कर लिया, यहां से हटा रही हूं, पूरे सर्कल का मास कितना है m है, तो देखो वही 10 पेन का मूल्य इतना, तो 1 पेन का मूल्य इतना, तो पाई r स्क्वायर, एरिया हैव द मास m, यूनिट एरिया हैव द मास पाई बाई r स्क्वायर, जो कट कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है r/2, तो पाई r/2 हैव द मास, क्या बनेगा m/πr स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर/4, पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया m/4। समझ आ गया m/4 कैसे है, क्लियर हो गया, मैं थोड़ा लॉजिकल से लिख रही थी, अब समझ आ गया। पूरे का मास इतना, जो कट करा ना उसका मास निकालना है, तो स्मॉल m जो कट करा आपने सर्कल जिसकी रेडियस r/2 उसका मास कितना आ गया m/4। क्लियर हो गया मैंने m/4 क्यों लिखा, नोट करिए जल्दी से। जल्दी नोट कर लो, कोऑर्डिनेट समझ आ गया ना, इधर ये लेफ्ट में है तो माइनस, क्योंकि देखो साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इधर क्या लेते हो माइनस, इधर क्या ले लोगे प्लस। अब देखो अगर एरिया से करना चाहो तो एरिया से क्या आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास r/4 पे लाई करेगा, ठीक है। y और z क्या हो जाएंगे 0, y एक्सिस z एक्सिस 0, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आया r/4 0, ठीक है। आप देखो एरिया के कंसेप्ट से करना चाहते हो तो क्या बनेगा m a1 माइनस m a2 प्लस m a3 डिवाइडेड बाई m माइनस m प्लस का m, ठीक है। सॉरी एरिया से कर रहे हो ना, एरिया से ऐसे नहीं लिखेंगे, a1 r माइनस, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ, a1 r1 प्लस a2 r2 प्लस a3 r3 a1 प्लस a2 प्लस a3, यही होता है जनरल एरिया का फॉर्मूला। तो देखो a1 पूरा एरिया बड़े स्फीयर का कितना है पाई r स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा उसका 0 पे, उसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा पूरे यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रेडियस क्या है बच्चों 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि कट करके बाहर निकालना है, तो क्या लिखोगे पाई, अब रेडियस कितनी है r/2, पाई r/2 का स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट लेफ्ट से करा तो माइनस r/2, ठीक है। कितने रेडियस को कट कर रहा है माइनस का r/2 से कट कर रहा है, ठीक है। सेंटर से ये ओरिजिन है तो इससे ये डिस्टेंस कितनी है माइनस का r/2, ये ओरिजिन है तो इससे डिस्टेंस कितनी है प्लस का r/2,
प्लस पाई r/2 का स्क्वायर इंटू r/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2, ये इससे कैंसिल, ये 0, तो ये क्या है माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई r क्यूब बाई 8, ये 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ये 2, तो ये 8 आ जाएगा, प्लस का पाई r क्यूब बाई 8 डिवाइडेड बाई पाई r का स्क्वायर, ये बन गया 2 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई r स्क्वायर से r कैंसिल, तो ये है 2r बाई 8, कितना आ गया आंसर r/4, कितना आ गया आपके पास आंसर r/4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आ गया? अगला देखिए, एक और क्वेश्चन आपके पास, नोट कर लिया, जल्दी से जल्दी नोट कर लो इस क्वेश्चन को बच्चों, कर लिया नोट? देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 मीटर है, जिसकी साइड कितनी है 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड यूनिफॉर्म थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, एज सोन इन फिगर, ये फिगर दे रखी है उसमें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है O1 O2, यहाँ पे लिख रहा है वो O1, तो देखो अगर ये यूनिफॉर्म स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिड पॉइंट पे लाई करेगा, यूनिफॉर्म स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट एट O पे, मिड पॉइंट एट O पे लाई करेगा आपके पास, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हो। तो आपके पास इफ वन ऑफ द डिस्टेंस इज कट ऑफ फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मतलब कि अगर मान ले मैं इस पोर्शन को कट कर दूं, यहां से ये पोर्शन अगर कट कर दे तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताइए। तो ये मान लिया सारा इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक पार्ट का मास m हो जाएगा, m। तो मान लीजिए जो कट कर रहा है इसका मास m है, तो रिमेनिंग का मास कितना बचा, 3m बचा, रिमेनिंग का मास कितना बचेगा 3m, वो वहां पे दिखा रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास है आपका 3m, ठीक है, और ये है आपका m है, ये कितना आपके पास यहाँ पे m है। तो स्क्वायर था, इसके 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने, स्क्वायर को क्या कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास आप निकालना चाह रहे हैं, तो एक तो ये तरीका ये है कि इसके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लो, जहां से वो रिमूव कर रहे हैं, और फिर टोटल रिजल्टेंट निकाल लो, x कोऑर्डिनेट निकाल लो और y कोऑर्डिनेट, और फिर रिजल्टेंट निकाल दो। एक दूसरा तरीका ये है कि देखो ये पूरा डायगोनल है बच्चों, देखो ये यहाँ से, ठीक है, तो यहां से आपके पास ये वैल्यू देखो, ये पूरा मैं इसको नाम दे देती हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। तो पूरे ए से देखो 2 पार्टिकल सिस्टम मान लो कि एक पार्टिकल सिस्टम ये यहाँ पे है जिसकी वैल्यू 3m है, एक पार्टिकल सिस्टम यहाँ है जिसकी वैल्यू m है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, और यहाँ पे ये इन दोनों के मिड पॉइंट में पहले सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, मिड पॉइंट पे क्या कर रहा था आपका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था बच्चों, लाई कर रहा था। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले मान लें मैं आपकी बुक के तरीके से बता देती हूँ, AC की वैल्यू कैसे निकालोगे, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर माइनस DA का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस का DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी देखी है, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होगा 16 प्लस 16, कितना आ जाएगा आपके पास ये 32, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 32 को क्या लिख सकते हो 16 इंटू 2, क्या लिख सकते हो 4√2, क्या लिख सकते हो 4√2। अगर मैं आप यहां से OC की बात करूं, देखो AO बराबर है किसके, OC के, AO बराबर है किसके बच्चों, OC के, ठीक है। तो OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी AC/2,
देखो ये ओसी की वैल्यू, एसी का हाफ है, ये ओसी एसी का क्या है, हाफ है, तो क्या बन जाएगी ये 4√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2√2 आ जाएगी। तो ओसी है बच्चों 2√2, और इसका भी ये सेंटर ऑफ मास जो मैं O1 कह रही हूँ, तो मैं इसको हटा रही हूँ थोड़ा सा, आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए। ये जो पोर्शन रिमूव कर रहा है वो, ठीक है, मैं एक बार दिखा रही हूँ, ये O था आपके पास O1, अब ये पूरी वैल्यू है बच्चों यहां से यहां तक की 2√2, तुम्हें क्या चाहिए O इंटू O1। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है ये इसका सेंटर ऑफ मास स्क्वायर का, सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे है आपका O इंटू O1 पे, O इंटू O1 इसका भी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा OC/2, तो ये कितना आ जाएगा √2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों √2। कितना नोट करिए एक बार जल्दी से, हो गया। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो, अब आपने क्या कर लिया, इसको 2 पार्टिकल सिस्टम में डिवाइड कर लिया, डस्टर का रख दिया भाई मैंने। अब आपने इसको क्या कर लिया, 2 पार्टिकल सिस्टम में डिवाइड कर लिया, ये हटा दूं मैं यहां से, तो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों O इंटू O1 √2 आ गई, ठीक है। तो अब आपके पास देखो, एक सेंटर ऑफ मास 3m है एक बॉडी, और एक बॉडी है बच्चों आपकी m है, मास है, ठीक है, और ये O सेंटर है, इसको वो O2 कह रहा है, इसको वो O1 कह रहा है, ठीक है। इससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है √2, इससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है आपकी √2, और इससे वो पूछ रहे हैं इससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, तो क्या लिखोगे 3m इंटू डिस्टेंस O इंटू O2, 3m इंटू डिस्टेंस आपने पढ़ा है ना, m1 r1 बराबर m2 r2, या आपने मैं जनरल समझाया था, आपके पास ROM m1 r1 m2 r2, dr के लिए dr के लिए चेंज लिख लिया था m1 प्लस m2, ठीक है। तो उसने मान लिया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपका चेंज नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, इसमें चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स पोजीशन पे, 2 पार्टिकल सिस्टम में 2 फिक्स हो गया, ये मैंने O को O ही रखा है ना, O को मैंने चेंज नहीं करा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर 0, m1 r1 बराबर m2 r2, तो ये देखो ये इधर आया है माइनस, देखो वैसे भी ये इस साइड में है आपके पास सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो ये माइनस होके ये वैसे प्लस हो जाना है, तो साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये मास कितना है 3m, और ये डिस्टेंस हमें पता करनी है, और ये मास कितना है बच्चों m, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है √2, m से m कैंसिल, तो r1 कितना आ गया √2/3, r1 कितना आ गया √2/3। तो आपके पास पहले जब यूनिफॉर्म बॉडी थी तो सेंटर ऑफ मास O पे था, सेंटर ऑफ मास कितने पे था O पे था, ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन कितना हमारा 3m, अब इसको रिमूव कर दिया, इससे सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया, अब इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से, अब पूरे का मान लिया कि यहाँ पे कहीं इस पूरे सिस्टम का जो बचा हुआ पार्ट है इसका डायगोनल के अबाउट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे होल मास लाई करेगा, तो m 3m, तो यहाँ पे क्या लाई कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास। अब ये ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे है यही निकालना था हमें, अब ओरिजिन से ये सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे है, कितना सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ यही तो निकालना है ना, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, तो ये डिस्टेंस अब आपने निकाल दी कितनी √2/3, तो सेंटर ऑफ मास कितना चेंज हो जाएगा √2/3, ठीक है। एक बार इसको इससे लिख लो, फिर मैं एरिया से भी बता देती हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से।
बताते हैं। देखो अब डायरेक्ट देखो दूसरा, पूरा स्क्वायर जब है बच्चों, ये पूरा स्क्वायर है तो एरिया के कंसेप्ट से देख लो। एरिया के कंसेप्ट से कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास M1 R1 सॉरी A1 R1 प्लस A2 R2 डिवाइड बाई A1 प्लस में A2। ठीक है, तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा बच्चों, 4A स्क्वायर। मान लिया साइड A है, सारी साइड कितनी है, 4A है। ठीक है, तो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या बन जाएगा, 4A स्क्वायर बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4A स्क्वायर। जब ये कोई पार्ट रिमूव नहीं करा गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे। अरे 4 स्क्वायर है तो एक स्क्वायर की साइड आपने A मान ली, तो सारे चारों के कारण कितना हो गया, 4A स्क्वायर एरिया। ये एरिया A, ये भी एरिया आपके पास A, तो 4 स्क्वायर था। देखो इसकी साइड A, इसकी साइड आपके पास ये, तो 4 स्क्वायर है। ठीक है, या मान लो मैं ऐसे कहूँ, इस चीज को ऐसे मत कहो, ऐसे कहो, ये साइड A है, ये साइड 4A है। ठीक है, ये साइड भी आपके पास 4A है, तो ये आपके पास A, ये साइड भी A। पूरे स्क्वायर का साइड कितना बन गया, A बन गया। तो A इंटू A स्क्वायर बन गया एरिया। एरिया क्या बन गया आपके पास, A स्क्वायर। ठीक है, अब इन चारों स्क्वायर का एरिया, 4 स्क्वायर बने ना, A चारों स्क्वायर के कारण सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओरिजिन पे। ठीक है, तो 4A स्क्वायर कितना बन गया, 4A स्क्वायर। अब ये एक पार्ट रिमूव कर दिया, ये एक पार्ट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव जो करा उसका एरिया क्या बचा, ये A साइड ले रही हूं मैं, इसको A मान लू भाई, A/2 पूरी को A मत मानो, इसको A मान लो। ये मान ले ये भी A है, इसका एरिया भी क्या बना, A स्क्वायर। इसका भी एरिया क्या बना, A स्क्वायर। इसका भी एरिया A स्क्वायर और इसका भी एरिया A स्क्वायर। मैं ऐसे मान लू थोड़ा इजी करने के लिए, फिर वो A/2 फिर वो ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैंने क्या माना कि ये साइड भी A है और ये साइड भी A है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा बच्चों, A स्क्वायर। और पूरे का तो देखो A तो 2A बन गई पूरी साइड, बाद में पुट कर देंगे 2A की वैल्यू 4, तो ये 2A बन गया। तो पूरे का एरिया क्या बन गया, 2A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर आ जाएगा। पूरे का एरिया 4A स्क्वायर आ गया, पूरे स्क्वायर का। अब मुझे सिर्फ जो पार्ट कट हुआ उसका एरिया चाहिए। इसका ओरिजिन 0 होगा, पूरे यूनिफॉर्म का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एट द ओरिजिन। ठीक है, माइनस ये जो कट करा पार्ट उसका एरिया क्या बना बच्चों, A स्क्वायर। ठीक है, उसके सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे कट करा है वो, √2 अभी निकाली थी मैंने। अरे सेंटर से ये वाली डिस्टेंस मैंने अभी आप लोगों को √2 निकाल के दिखाई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस माइनस का √2 ले ली मैंने। माइनस ना भी लो तो आपको नहीं समझ आ रहा, अभी कोई डायगोनल ऊपर है नीचे है, तो उस सिचुएशन में भी आप इसको कर सकते हो। देखो इस पे लाई करेगा ना, तो ये सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा इस एक्सिस पे। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव। नहीं भी लोगे तो आंसर में अपने आप आ जाएगा आपके पास कि नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि सेंटर ऑफ मास किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, कितना बच गया, नीचे क्या बचेगा, सेंटर ऑफ मास पूरा एरिया A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, क्या बन जाएगा, माइनस का A स्क्वायर। तो अब बना बच्चों ये 0, A स्क्वायर √2 डिवाइड बाय 3A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, कितना आया, √2/3। और नेगेटिव साइन अगर आता है, मान ले आपको नहीं समझ आ रहा कि प्लस ले माइनस ले, तो आंसर में नेगेटिव आ जाता। और नेगेटिव क्या बताता आपको, सेंटर ऑफ मास किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताइए समझ आया, जो मैंने तुम्हें बेसिक समझाया था उससे भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई। मैंने देखो मैं तो कोई सा भी तरीके से करते, पूरी की रेडियस A मान के करते तब भी भाई मैंने क्या मान लिया, पूरी डिस्टेंस 2A है, तो हाफ कितनी बन गई, A बन जाएगी। तो इस स्क्वायर के लिए ये साइड A बन जाएगी। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। तो रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा।
जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स है आपके, डायरेक्ट लिखवा देती हूँ, जो मैंने तुम्हें सोल्व करवाए उनको मैं एक टेबल में लिखवा देती हूँ, ठीक है, ताकि वही ये रिजल्ट आपको याद रखने बच्चों, ठीक है। जो जितने भी केस अभी तक मैंने यूनिफॉर्म बॉडी के आपको निकलवाए हैं, मैं उनके केस लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट है बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है। देखो जैसे मैं बात करूं बच्चों कोन के लिए, सॉलिड कोन के लिए सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी डिस्टेंस पे आया था, h/4 पे, कितने पे आया था, h/4 पे, ठीक है। सॉलिड कोन के लिए, ये किसके लिए बच्चों, सॉलिड कोन, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा घुमाने के लिए वो ऐसे दे देगा, ऐसे ले देगा, तो देखो ये यहां से h/4, तो ऊपर से कितनी बची, 3h/4 बची ना। अरे 1 - h/4 कितना बचा, पूरी h है यहां से यहां तक की है, कितना बना, 3h/4 बना, बचा या नहीं बचा। तो वो उल्टा भी कह देगा कि यहां से बना के दे दे, तो यहां से कितना बचेगा बच्चों, ये 3h/4 सेंटर ऑफ मास। बात आई समझ में। तो ये सॉलिड कोन के लिए ही है, तो वो तुम्हें याद हो हमेशा h/4 रट लो, तो सिचुएशन देखना वो कहां से पूछ रहा है, तुमने कहां से निकाला, ठीक है। दूसरा ये सॉलिड कोन का ही था, पर मैंने पिक्चर दूसरी दिखा दी यहाँ पे आप, ठीक है। एक आता है बच्चों होलो कोन में बच्चों ये एक्सिस और यहां से सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 2h/3 पे, ये एक्सिस और सेंटर ऑफ मास कितने पे लाई करेगा, 2h/3 पे, h ये पूरी हाइट है, ठीक है। ये मैं कुछ केस निकलवा रही हूँ, अभी इनको सबको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, यहां से आपके पास नेक्स्ट केस बनेगा आपका, 1 मिनट रुकना भाई, रिंग का। रिंग में कितना निकलवाया था बच्चों, रिंग का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे था आपका, इस एक्सिस पे था, cm। सेंटर ऑफ मास कितने पे था बच्चों, रिंग का 2r/π। तो मैंने कहा था रिजल्ट जरूर याद रखना बच्चों, कितना आएगा, 2r/π का। फिर था बच्चों डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितने पे लाई, डिस्क अंदर से भरी हुई होती है बच्चों, ठीक है। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास, अरे ऐसे ही बना दूं मैं, ये डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास समझ आ रहा है, कितने पे था बच्चों, 4r/3 पे था शायद मेरे ख्याल में। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितने पे था, 4r/3 पे, इस एक्सिस पे। ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो डिस्क का कितने पे था, 4r/3 पे। फिर है बच्चों आपके पास डिस्क हो गया, रिंग हो गया, और क्या बच गया भाई, होलोस्फीयर। पहले सॉलिड स्फीयर का लिख लो, सॉलिड स्फीयर, फिर होलो का लिखेंगे। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहां से कितने पे था, 3r/8 पे, कितने पे था यहाँ पे,
3r/8 ये सारे रिजल्ट जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट याद रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। ये नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो नीचे दिख रहा है ना कैमरे में, एक मिनट मैं देखो इधर, हाँ दिख रहा है। होलोस्फीयर भी लिख लो यहाँ पे, होलोस्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास बच्चों इस एक्सिस पे कहां पे लाई कर रहा था, r/2 पे। सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, r/2 पे। ठीक है, हाँ सॉलिड हेमिस्फीयर, सही कह रही है, ये सॉलिड बनाया तो वही है भाई, वो लिख वो दिया सॉलिड हेमिस्फीयर। अरे हेमी मतलब हाफ, स्फीयर का तो पूरा यूनिफॉर्म होगा तो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ जर्नल केस देख लो इसमें, जैसे आप इससे फिर आप लोग किसी भी एंगल पे पूछे ना, जैसे आपके पास ये तो आपने हेमी में तो पाई एंगल बना, ठीक है, तो पाई एंगल पे निकाला। अब अगर आपके पास ये है सर्कुलर लैमिना, जैसे ये आपके पास एक है इस तरीके से, ठीक है, ये है सर्कुलर लैमिना, ठीक है, इसके इस एक्सिस पे बच्चों ये एंगल यहां से बनेगा आपके पास θ/2, और ये एंगल भी कितना है बच्चों, θ/2। ठीक है, यहां से सेंटर ऑफ मास लाई करेगा बच्चों, ये जर्नल है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट याद रखना, 2/3r sin θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। ठीक है, सर्कुलर लैमिना का मतलब होता है बच्चों 2 डायमेंशन बॉडी। आप इसको डिस्क भी कह सकते हो, आप कह सकते हो केस ऑफ डिस्क। ठीक है, जर्नल केस आ गया डिस्क का, जैसे डिस्क का केस अगर हेमिस्फीयर का था, ये किसी जर्नल केस में बात कर ली। अगर मैं बात करूं फॉर डिस्क हेमिस्फीयर, अरे फॉर हाफ डिस्क, हाफ डिस्क के लिए क्या बन जाएगा, ये वाला केस, इसमें एंगल कितना बनेगा, पाई, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, पाई हो जाएगी। पुट करो, कितना बना, 2/3r sin π/2 डिवाइडेड बाई π/2, π/2 1 हो गया, तो ये बना 2r/3 π/2, कितना आएगा 4r/3 पाई। यही निकाला था आपने डिस्क के केस में सेंटर ऑफ मास। अब वो किसी एंगल पे बात कर ले, माने 1/4 बात कर रहे, वो डिस्क का इतना पार्ट कहते हैं, सिर्फ ये डिस्क का इतने पार्ट में एंगल दे दे 30 डिग्री 40 डिग्री, तो आप हर केस में उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तो ये जर्नल केस आ गया बच्चों आपके पास, तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना, जर्नल डिस्क सर्कुलर लैमिना जैसे डिस्क हो गया आपके पास, या होलोस्फीयर हो गया। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अगला केस देखिए बच्चों, फॉर सर्कुलर आर्क। अब यही केस सर्कुलर आर्क लिख लो, अब इसको सर्कुलर आर्क, आर्क जैसे रिंग हो गई, आर्क का मतलब बच्चों जैसे रिंग हो गई आपके पास। सर्कुलर आर्क क्या बता रही है आपका, रिंग का केस, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा आपके पास, r sin θ/2 θ/2। सर्कुलर आर्क के केस में r sin θ/2 θ/2। ठीक है, ये रिंग का केस हो जाएगा। तो ये सर्कुलर आर्क के केस में लिख लो सेंटर ऑफ मास r sin θ/2 θ/2। ठीक है, जैसे रिंग का केस की बात करूं मैं, रिंग में थीटा कितना था, पाई था,
ठीक है, तो RYCOM R कितना आया था रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π। अरे रेडियस वो छोटी लिखो बड़ी लिखो आपकी मर्जी, ठीक है, 2r/π। तो r sin π/2 ये π/2, 2 ऊपर चला गया तो 2r/π। तो ये जनरल केस हो गया बच्चा, किसी भी एंगल पे पूछे रिंग में डिस्क में, तो आपको अगर एंगल पता है तो आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हटा दो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं सारे सेंटर ऑफ मास के। अब आता है बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे आपने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या था आपके पास, NF_m1r1 प्लस m2r2 एज सोन। इसी तरह m1 प्लस m2। तो मोशन मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगी वेलोसिटी, क्या बन जाएगा ये VCOM। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो mdr1/dt क्या बन जाएगा वो V1, क्या आ जाएगा m1 V1 m2 V2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे तो दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों m1 A1 प्लस m2 A2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नोट करिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। देखिए जैसे आपके पास हो गया, देखिए बच्चों जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये एक पुल्ली है, इसके ऊपर ये मास लटका हुआ है, ये 2 किलोग्राम का मास है। ये आपका क्वेश्चन भी है, आपका अच्छा क्वेश्चन है ये 2 किलोग्राम का मास है आपका, और ये आपका 1 किलोग्राम का मास। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का क्या निकालना है बच्चों आपको, सेंटर ऑफ मास। ऑप्शन लिख लीजिए G/3 अप, G/3 डाउन, G/4 G/9 अप, G/9 डाउन। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो बच्चों, आपने 3rd यूनिट पढ़ी है, मैंने एपीडी बड़े अच्छे से सोल्व करवा रखी है वहां पे। इसके वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा 2G, स्ट्रिंग में टेंशन T, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। स्ट्रिंग में टेंशन बच्चों 1G। ठीक है, ये किसी एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा होगा तो ये किसी एक्सेलरेशन A से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, T माइनस G बराबर 1A, F नेट बराबर ma। यही कंसेप्ट सिखा रखा था, F नेट बराबर ma। तो F नेट क्या लगा, T माइनस G डिवाइड बाई ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन, तो मैंने कहा था जिधर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, जिधर एक्सेलरेशन हो उधर क्या ले लोगे, पॉजिटिव। उधर क्या ले लोगे बच्चों, पॉजिटिव। ये वैल्यू की 1A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ma क्या ले लोगे, पॉजिटिव। इसी तरह इसमें या फिर वेव साइन ऑफ कन्वेंशन ले लो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से एक्सेलरेशन किधर आ रहा है आपके पास, 2G की डायरेक्शन में, तो क्या लिख लोगे 2G माइनस T। जिधर एक्सेलरेशन हो उधर वाले फोर्स को क्या ले लो, पॉजिटिव। जिधर एक्सेलरेशन हो उधर वाला फोर्स पॉजिटिव, माइनस T बराबर 2A। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल,
तो g बराबर 3 है। a की वैल्यू कितनी आ गई, g/3। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ये g/3 से ऊपर जा रहा होगा और यहाँ पे g/3 से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अब ये बच्चों इसका एक्सेलरेशन आया है, इसके सेंटर ऑफ मास नहीं आया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मतलब जिसके अबाउट ये बैलेंस होती है, जहां पे हम ये मानते हैं होल सिस्टम का मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास क्या निकालो, कैसे निकालोगे बच्चों, एक बार इसको नोट कर लो, फिर ये जगह नहीं बनेगी। एक बार नोट कर लो जल्दी से एक बार इतना। कर लिया। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय, पता नहीं भाई मुझे भी अभी इस बारे में। ठीक है, कब खुलेंगे कब नहीं। तो देखिए बच्चों ये हटा दो, मैं ये नहीं नोट कर लिया इधर से। तो देखो एक बार, तो यहां से ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 a1 ACOM, m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। ACOM क्या आएगा, m1 कितना बच्चों, m1 आपका 1 मान लिया मैंने, m1 को मैंने 1 कह दिया, m2 को मैंने 2 कह दिया। तो 1 इंटू g/3, ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 2g, मास कितना है 2, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या आएगा आपके पास, एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का g/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो कितना आया बच्चों यहाँ से, g/3 प्लस 2g/3। ठीक है, सॉरी एक ही बार आएगा माइनस, ये प्लस आता बीच में, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3। ACOM माइनस क्यों लिया समझ आया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, तो ये साइन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या आएगा आपके पास, ये 3g माइनस 2g, तो g/3 और एक 3 और है नीचे, तो g/9। कितना आ गया, g/9। माइनस g/9 कैसे आएगा, माइनस कैसे आएगा भाई, एलसीएम, अरे हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये g-2g है ना बच्चों, मैं ऐसे करूंगी 3g माइनस 2g, तो ये माइनस का g आ जाएगा, ये g-2g है तो ये माइनस का g/9। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, किधर जा रहा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। किधर जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास उसका डाउनवर्ड। तो g/9 वाला ऑप्शन जो भी था डाउनवर्ड वाला, उसको देख लेना बच्चों। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास किधर है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नोट करिए जल्दी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपके पास एक बॉडी है, ये यहां से 1 किलोग्राम मास की कोई बॉडी है, ये यहां से 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और सरफेस से यहां से एंगल बना रही है 37 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह ये 1 किलोग्राम मास की दूसरी बॉडी है, ठीक है, वो ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और वो यहां से एंगल बना रही है 37 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 37 डिग्री का। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। देखो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी दे रखी है तो सेंटर ऑफ मास के लिए क्या कंसेप्ट लगाओगे, m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 सिस्टम आपके पास है। तो देखिए आपके पास बच्चों, अब इसमें देखो ये ऐसे क्या करोगे, जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पे x और y कंपोनेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, x और y कंपोनेंट। तो
तो देखो इसका इधर जब बनेगा तो क्या बन जाएगा m cos 37 और y एक्सिस में क्या बन जाएगा m sin 37। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसको मैं v1 कह देती हूँ, इसको मैं v2 कह देती हूँ। ठीक है, तो v1x कितना बनेगा बच्चों 5 cos 37, ये 37 बन गया। और बच्चों 37 में ये कितना होता है 3, ये 4, ये 5, तो 5 cos 37 मतलब 4/5, तो ये कितना आ गया 4। इसी तरह 5 sin 37, 5 इंटू 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 3। इसके कोऑर्डिनेट देखो, इसमें ये v2 है तो ये बन जाएगा आपके पास 10 cos 37 और ये बन जाएगा बच्चों 10 sin 37। ठीक है, 10 को वही लिख लो v2x, क्या बना 10 cos 37, cos 37 कितना है बच्चों 4/5, 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 8। और v2y कितना आ जाएगा आपके पास v2y, ये v2x था, ये v1y था। ठीक है, तो y एक्सिस में कितना बनेगा बच्चों 10 sin 37। लेकिन देखो नीचे है तो साइन कैसा आएगा माइनस, नीचे है तो साइन कैसा आएगा बच्चों माइनस, तो क्या आ जाएगा 10 sin 37, sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो आपके पास देखो अब इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। सेंटर ऑफ मास vxm, एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा m1 v1x प्लस m2 v2x डिवाइडेड बाय m1 ये था ना v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। इसी तरह y एक्सिस के लिए लिख लोगे vy सेंटर ऑफ मास m1 v1y m2 v2y डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब देखो v1 है, v1x आपको पता है, v2x आपको पता है, v1y आपको पता है, v2y पता है। मास तो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम। नोट करो, इतना पे सोल्व करते हैं, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया? अब मैं हटा दूं यहां से, इसको ऊपर से हटा रही हूं यहां से। तो v1x कितना बन जाएगा बच्चों सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस कितना बनेगा m1 v1x कितना है 4 प्लस m2 v2x कितना है बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 6। इसी तरह v2y निकाल लो, क्या बनेगा बच्चों m1 1 है, v1y 3 है प्लस m2 1 है और v2y क्या आएगा माइनस का 6, क्योंकि नीचे है ना बच्चों, तो क्या आएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको हटा दो सब में, तो ये बन जाएगा बच्चों यहां से 3 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो माइनस का 3/2। तो जब बॉडी मोशन में हो तो हम इस तरीके से बच्चों क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। देखो आपके पास मान लिया, मैंने सिंपल तो करवा दिया था आपको, फिर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रेविटी का है थोड़ा सा। ये एक मान लिया आपके पास 10 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी है आपके पास 40 किलोग्राम की, ठीक है। तो वो कह रहा है एक बॉडी है 10 किलोग्राम, एक बॉडी 30 किलोग्राम। ये जो बॉडी है इसको शिफ्ट 10 सेंटीमीटर किया गया है, इसको कितना शिफ्ट कर दिया 10 सेंटीमीटर। तो इसको कितना शिफ्ट करेंगे बाई वाट, क्वेश्चन है बाई वाट हाइट 40 किलोग्राम मास
40 kilogram mass should be shifted so that center of mass is shifted center of mass is shifted 3 सेंटीमीटर। ठीक है कि इसको तो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया गया, तो इसको कितना शिफ्ट करे कि सेंटर ऑफ मास 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ। तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला था आपके पास, जर्नल मैंने कहा था dx m1 dx1, यहाँ पे y एक्सिस है तो y ले सकते हो, ठीक है, y dy1 m2 dy2 m1 प्लस में m2। सेंटर, ये चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताता है। डी क्या बताता है बच्चों, चेंज। ठीक है, तो आपके पास कितना शिफ्ट हो रहा है 3, तो डी वाई सी एम कितना शिफ्ट हो रहा है 3। m1 कितना है बच्चों आपके पास 10, और ये कितना शिफ्ट हो रहा है 10। m2 कितना बच्चों आपके पास 40। इसको हमें निकालना है कि ये कितना शिफ्ट होगा, 10 प्लस 40, 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 40 इंटू dy2 डिवाइड बाई 50, कितना आ जाएगा 150 बराबर 100 प्लस 40 dy2। ये आया 50, 150 में से 100 जाएगा तो 50 डिवाइड बाई 40 dy2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों dy2 कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 40, तो 5/4, तो 1.25 सेंटीमीटर कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1.25 सेंटीमीटर, इतना आपको ये शिफ्ट करना पड़ेगा। पता ये समझ आई बात बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? ओके बच्चों, हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से। और बच्चों देखो, कॉपी को पढ़ के बुक के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करा करो। पहले वीडियो लेक्चर को सुनो, कंसेप्ट को समझो, लिख लो, ठीक है, फिर एक बार कॉपी को रिवाइज करो, फिर अपनी बुक के क्वेश्चन बच्चों जरूर प्रैक्टिस किया करो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।